हेलो साथियों, जय हिंद। आज मैं फिर आप लोगों के लिए लेकर के आया हूँ क्लास 7 का साइंस, जो कि बिहार बोर्ड से रिलेटिव है। हम लोगों ने इससे पहले एक वीडियो में क्लास 7 से रिलेटिव चैप्टर 1 से लेकर के चैप्टर 12 तक का अध्ययन कर लिया है पूरे व्याख्या के साथ। आज हम लोग करने वाले हैं चैप्टर 13, जिसका शीर्षक होगा मिट्टी। तो चलिए हम लोग ज़्यादा समय बर्बाद नहीं करते हैं और आते हैं अपने टॉपिक पे। अगर इस चैप्टर के माध्यम में देखिएगा तो इसमें जो है पूरा मिट्टी के बारे में जो है डिटेल्स दिया हुआ है, मतलब ये जो 7 का जो है लेवल होना चाहिए उसके हिसाब से। तो चलिए हम लोग कवर करते हैं। हमारा जो सबसे पहला पॉइंट है इस चैप्टर में वो क्या है? मिट्टी। तो मिट्टी के बारे में हम लोग जानेंगे। ठीक है, देखिए मिट्टी हमारी पृथ्वी का एक क्या है, महत्वपूर्ण अंग है। ये बात पता होगा सबको? नहीं? क्या कहता है, देखिए मिट्टी ही पौधों को उगने के लिए आधार प्रदान करता है। मिट्टी के बिना न तो घास उग सकती है, न पेड़ उग सकते हैं, और न ही हमारे अथवा पृथ्वी के अन्य प्राणियों के पोषण के लिए कुछ सामग्री प्राप्त हो सकती है। कहने का तात्पर्य क्या हो गया कि हम लोग भोजन के लिए डायरेक्ट या इनडायरेक्ट रूप से किस पर निर्भर रहते हैं? पृथ्वी पर ही निर्भर रहते हैं। ठीक है, इसके बाद देखिए क्या है, कृषि के लिए जो है मिट्टी क्या है, अनिवार्य है। कृषि हम सभी को क्या देता है? देखिए भोजन, कपड़ा और आश्रय प्रदान करता है। मिट्टी अनेक जीवों तथा सूक्ष्म जीवों का क्या है, आवास है। नहीं? तो ये सब जो है मिट्टी के बारे में क्या हो गया, इंपॉर्टेंट पॉइंट हो गया। अभी हम लोग समझेंगे कि मिट्टी का जो निर्माण है वह किस प्रकार से होता है। ठीक है, देखिए पवन, जल, जलवायु की क्रिया से चट्टानों के टूटने पर मिट्टी का निर्माण होता है। ठीक, तेज धूप के कारण चट्टानें गर्म हो जाती है और उसमें दरारें पड़ जाती है। नहीं, तथा क्या होता है, देखिए ठंड या वर्षा होने पर उन चट्टानों में टूटने की प्रक्रिया होती है। इसी प्रक्रिया में चट्टानों के अंदर पेड़ पौधों की पत्तियां, मृत सजीवों के अवशेष मिल जाते हैं। ठीक है, फिर क्या है, पवन, जल और जलवायु की क्रिया से चट्टानों के टूटने पर मिट्टी का जो है निर्माण हो जाता है। ठीक है, यह जो प्रक्रम है क्या कहलाता है? अपक्षय कहलाता है। ठीक, इसमें एक काफी इंपोर्टेंट पॉइंट है जिसको हम लोग ह्यूमस कहते हैं। देखिए क्या होता है ह्यूमस? तो मिट्टी में उपस्थित सड़े गले जैव पदार्थ क्या कहलाते हैं? ह्यूमस कहलाते हैं। ठीक है, तो मिट्टी में जो है जो मिट्टी में उपस्थित जो भी सड़े गले और जैव पदार्थ होता है उसे हम लोग क्या कहते हैं? ह्यूमस कहते हैं। चलिए हम लोग आते हैं अगले टॉपिक पे, मिट्टी की परतें। ठीक है, देखिए क्या है अगला पॉइंट हमारा, मिट्टी की परतें। देखिए मिट्टी अनेक परतों की बनी होती है। प्रत्येक परत गठन, रंग, गहराई और रासायनिक संगठन में क्या होता है, भिन्न होता है। ठीक है, क्या है, देखिए सबसे ऊपर वाली परत गहरे रंग की होती है क्योंकि यह ह्यूमस और खनिजों से समृद्ध होती है। ह्यूमस मिट्टी को उर्वर बनाता है और पादपों को पोषण प्रदान करता है। यहाँ पर सबसे एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है, क्या कहा है, देखिए सबसे ऊपर वाली परत जो गहरे रंग की होती है उसे हम लोग नहीं, इसी में जो है ह्यूमस होती है और यही जो है खनिजों से क्या होता है, समृद्ध होता है। ठीक है, चलिए इसके बाद क्या था, ह्यूमस मिट्टी को उर्वर बनाता है और पादपों जो होता है पेड़ पौधे उसको क्या करता है, पोषण प्रदान करता है। ठीक है, देखिए क्या है, यह परत समांतर मृदु, संघ्र और अधिक जल धारण करने वाली होती है। इसे हम लोग क्या कहते हैं, शीर्ष मिट्टी भी कहते हैं। छोटे पौधों की जड़ें पूरी तरह से शीर्ष मिट्टी में ही रहती है। ठीक है, कोई भी छोटा पौधा होता है जिसकी जड़ होता है पूर्ण रूप से किस में रहता है, तो शीर्ष मिट्टी में ही रहता है। ठीक, क्या है, देखिए शीर्ष मृदा के नीचे की परतों में ह्यूमस कम होती है लेकिन खनिज क्या होते हैं, अधिक होते हैं। यह परत सामान्यतः अधिक कठोर और अधिक घनी होती है। इसे मध्य परत कहते हैं। क्या क्या कहते हैं हम लोग, मध्य परत। इसके बाद है देखिए, कहते हैं तीसरी परत जो दरारें और विरोधमुख चट्टानों के छोटे ढेरों से बनी होती है। इस परत के नीचे आधार शैल होता है जो कठोर होता है और इसे कुदाल से खोदना कठिन होता है। ठीक है, अब बनेंगे हम लोग मिट्टी के प्रकार। देखिए मिट्टी क्या प्रकार का होता है उसके बारे में हम समझेंगे, यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। देखिए मिट्टी में पाए जाने वाले चट्टान के कणों के आकार पर मिट्टी को वर्गीकृत किया जाता है। सबसे पहले हम लोग जानेंगे बलुई मिट्टी क्या होता है इसके बारे में। देखिए यदि मिट्टी में बड़े कणों का अनुपात अधिक होता है तो वह बलुई मिट्टी कहलाता है। ठीक है, यदि मिट्टी में बड़े कणों का अनुपात अधिक होता है तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, बलुई मिट्टी कहते हैं। ठीक है, क्या देखिए बालू के कण अपेक्षाकृत बड़े होते हैं, आसानी से एक दूसरे से जुड़ नहीं पाते, अतः इनके बीच काफी रिक्त स्थान होता है और ये स्थान जो है वायु से भरे होते हैं। ठीक, इसके बाद क्या है, बालू के कणों के बीच के स्थान में से जल की निकासी जो है तेजी से होती है, अतः बलुई मिट्टी हल्की, सुगठित और जो है क्या होती है, शुष्क होती है। ठीक है, इसके बाद आता है चिकनी मिट्टी। तो देखिए यदि सूक्ष्म कणों का अनुपात अपेक्षाकृत अधिक होता है इसे हम लोग क्या कहते हैं, चिकनी मिट्टी कहते हैं। ठीक है, चिकनी मिट्टी के कण सूक्ष्म, जिसको हम लोग छोटे भी कहते हैं, होने के कारण परस्पर जुड़े रहते हैं और इनके बीच रिक्त स्थान जो होता है बहुत कम होता है। ठीक है,
इसके बाद क्या करता है, देखिए बलुई मिट्टी के विपरीत इनके कणों के बीच सूक्ष्म स्थान में जल रुक जाता है। अतः चिकनी मिट्टी में वायु की मात्रा जो होती है कम होती है, लेकिन यह भारी होती है क्योंकि इसमें बलुई मिट्टी की अपेक्षा अधिक जल रहता है। ठीक है, देखिए चिकनी मिट्टी का इस्तेमाल जो है खिलौने बनाने में किया जाता है। तो खिलौना जो होता है, कोई भी खिलौना वो किस मिट्टी का होता है, तो चिकनी मिट्टी का ही होता है। ठीक है, इसी के बाद आता है दोमट मिट्टी का स्थान। देखिए तीसरा पॉइंट, तो यहाँ पे क्या है, यदि बड़े और छोटे कणों की मात्रा लगभग समान होती है तो यह क्या कहलाती है, दोमट मिट्टी कहलाती है। ठीक, इसमें क्या है, देखिए पादप को उगाने के लिए सबसे जो अच्छी मिट्टी होती है वह क्या है, दोमट मिट्टी ही होती है। दोमट मिट्टी में क्या होता है, ह्यूमस होता है। ठीक है, फिर क्या है, देखिए इस प्रकार की मिट्टी में पादपों की वृद्धि के लिए उचित मात्रा में जल धारण जो है क्षमता होती है। नहीं, इसके बाद क्या है, देखिए मिट्टी के गुण। मिट्टी में पानी, कहता है कि गर्म के दिनों में मिट्टी से जल के वाष्पन के कारण ऊपर उठती जो है जलवाष्प वायु को अपेक्षाकृत सघन बना देती है। ठीक है, इससे सूर्य के प्रकाश के आवर्तन के कारण मिट्टी के ऊपर वायु हमें कंपन करते हुए चमकीला दिखाई पड़ता है। नहीं, ठीक है, तो इस पॉइंट को हम लोगों ने कवर कर लिया। हमारा जो अगला पॉइंट होगा वह क्या होगा, अंतःस्रवण दर। ये क्या होता है, देखिए अंतःस्रवण का अर्थ तथा पानी का ग्रहण या जिसको हम लोग अवशोषण भी कहते हैं, मिट्टी द्वारा जो है जल का अंतःस्रवण होने में लगने वाले समय के आधार पर अंतःस्रवण की दर की गणना करना अंतःस्रवण दर है। तो देखिए क्या है, मिट्टी के नमूनों की अंतःस्रवण दर इस सूत्र से जो है निकाला जाता है। ये सूत्र क्या है, तो देखिए अंतःस्रवण दर क्या होता है, मतलब होता है जल की मात्रा बटा अंतःस्रवण की अवधि। ठीक है, उदाहरण के लिए मान लीजिए कि मिट्टी में 500 ml जल के अंतःस्रवण 20 मिनट लगता है, तो अंतःस्रवण दर बराबर क्या हो जाएगा, 500 बटा 20। अगर इसको हम डिवाइड कर देते हैं तो कितना आ जाएगा, 25 आ जाएगा। ठीक है, चलिए मिट्टी और फसलों के बारे में हम लोग जानेंगे। क्या है, देखिए चिकनी मिट्टी एवं दोमट मिट्टी दोनों में गेहूं, मक्का, चना, धान की खेती की जाती है। मसूर, अरहर और अन्य दालें तथा आलू की खेती दोमट एवं बलुई मिट्टी में की जाती है। ठीक है, क्या है, देखिए मसूर एवं अन्य दालों के लिए ऐसी मिट्टी की आवश्यकता होती है जिसमें से जल निकासी आसानी से हो सके। ठीक, इसी में क्या है, देखिए क्या है, मृदा अपर्दन। तो पवन, पानी अथवा बर्फ के द्वारा मिट्टी की ऊपरी सतह को हटाना अपर्दन कहलाता है। ठीक है, मृदा अपर्दन क्या कहलाता है, पवन हो गया, पानी हो गया अथवा बर्फ के द्वारा मिट्टी की ऊपरी सतह को हटाना क्या कहलाता है, अपर्दन कहलाता है। पादपों की जड़ें मृदा को मजबूती से बांधे रखती है। ठीक है, फिर क्या है, देखिए पादपों की अनुपस्थिति में मिट्टी ढीली हो जाती है और वह पवन और प्रवाही जल के साथ बह जाती है। नहीं, इसके बाद क्या है, देखिए मिट्टी का अपरदन मरुस्थल अथवा बंजर भूमि जैसे स्थानों पर अधिक होता है जहाँ की सतह कम अथवा कोई वनस्पति नहीं होता है। फिर देखिए, तो इस चैप्टर को हम लोगों ने पूरे डिटेल्स के साथ, पूरे व्याख्या के साथ जो है अध्ययन कर लिया। जो सेवेंथ का स्तर होता है उसके हिसाब से, अगर इसका हाई लेवल हम लोग पढ़ेंगे तो आगे क्लास में इसका जो है हाई लेवल दिया हुआ है। तो चलिए इस चैप्टर से रिलेटेड जितने भी अभ्यास प्रश्न और उसके उत्तर है उसके बारे में हम लोग जानेंगे। सबसे उपयुक्त उत्तर को चिन्हित कीजिए। ठीक है, जल धारण क्षमता करने वाला सबसे अधिक होती है तो क्या होती है, दोमट मिट्टी होती है, चिकनी मिट्टी होती है कि बलुई मिट्टी होती है, तो जल धारण सबसे ज्यादा किसमें होता है, तो चिकनी मिट्टी में होता है। ठीक है, चलिए इसके बाद क्या है, धान की फसल के लिए उपयुक्त मिट्टी है। तो धान की उपयुक्त फसल के लिए क्या है, बलुई मिट्टी तो नहीं होगा, इसमें जल धारण की क्षमता जो है कम होती है और धान की फसल में ज्यादा पानी की आवश्यकता होती है। नहीं, केवल दोमट मिट्टी भी नहीं होगा, इसमें क्या होगा, चिकनी एवं दोमट मिट्टी दोनों हो जाएगा। ठीक है, इसका आंसर ये हो जाएगा। चलिए इसके बाद अगला क्वेश्चन क्या है हमारा, किस प्रकार की मिट्टी मात्रा सरवण की जो दर है सबसे अधिक होती है, सिंपल सी बात है, क्या हो जाएगा, बलुई मिट्टी हो जाएगा। ठीक, इसके बाद है, मिट्टी का निर्माण किस प्रकार होता है, तो क्वेश्चन हम लोगों ने पढ़ा है, फिर भी अब अभ्यास में है तो उसको हम लोग देख लेते हैं। क्या कहता है, देखिए तेज धूप चट्टानों पर पड़ती है तो गर्म हो जाता है और दरारें पड़ जाती है। ठंड या वर्षा होने पर चट्टानें टूटने लगती है। पवन, जल और जलवायु की क्रिया से चट्टानों के टूटने पर मिट्टी का निर्माण होता है। यह प्रक्रिया अपक्षय कहलाता है और मिट्टी बनने में समय जो है क्या लगता है, काफी अधिक लगता है। ठीक, इसी में है, देखिए अंतःस्रवण दर से आप क्या समझते हैं, क्वेश्चन भी हम लोग पढ़े हैं। अंतःस्रवण का अर्थ पानी का ग्रहण अवशोषण मिट्टी द्वारा जल का अंतःस्रवण होने में लगने वाले समय के आधार पर अंतःस्रवण दर की गणना करना ही क्या कहलाता है, तो अंतःस्रवण दर है, दर कहलाता है। देखिए मिट्टी के नमूनों की अंतःस्रवण दर इस सूत्र से निकालते हैं। क्या है सूत्र, देखिए अंतःस्रवण दर में जल की मात्रा बटा क्या होता है, अंतःस्रवण अवधि। जैसे किसी मिट्टी में 500 ml जल के अंतःस्रवण में 20 मिनट लगता है,
नहीं, अंतःस्राव अंदर क्या होगा 500 और बटा 20, अगर इसको डिवाइड करिएगा तो कितना आ जाएगा 25, नहीं 25 जो है मिली प्रति मिनट आ जाएगा। ठीक है, इसके बाद क्या है देखिए, बलुई मिट्टी, दोमट मिट्टी तथा चिकनी मिट्टी में अंतर स्पष्ट करें। तो ये क्या होगा देखिए, यहाँ पर क्या है बलुई मिट्टी, तो मिट्टी में बड़े कणों का अनुपात जो है अधिक होता है, और दोमट मिट्टी में क्या होता है, बड़े और छोटे कणों का अनुपात लगभग बराबर होता है, और चिकनी मिट्टी में क्या होता है, सूक्ष्म कणों का अनुपात जो है क्या होता है, अधिक होता है। ठीक है, इसके बाद क्या है देखिए, बलुई मिट्टी के कणों के बीच हवा अधिक रहती है, जल निकासी ज्यादा करता है, यह शुष्क होता है, जल धारण की क्षमता कम होती है। और इसमें क्या है, दोमट मिट्टी में इसके कणों के बीच हवा चिकनी मिट्टी से अधिक, बलुई मिट्टी से ज्यादा होता है, पानी धारण क्षमता जो है बलुई मिट्टी से भी ज्यादा होता है। ठीक, इसमें क्या होता है, कणों के बीच जो है हवा पानी धारण करने की क्षमता ज्यादा होती है। चलिए, तीसरा पॉइंट क्या कहता है, बलुई मिट्टी से बर्तन मूर्तियां नहीं बनाई जाती, नहीं, इससे अच्छी मूर्ति और बर्तन नहीं बनाई जाती है, और इसमें क्या होता है, तो मूर्तियों और बर्तन बनाने के लिए उपयोग, मतलब ये उपयोगी मिट्टी है। ठीक है, इसके बाद देखिए, दलहन आलू की खेती के लिए उपयुक्त है। ये फसल गेहूं मक्का चना धान दलहन आलू की खेती के लिए उपयुक्त है, और ये केवल क्या है, गेहूं मक्का चना धान की खेती के लिए उपयुक्त है। ठीक है, इसमें ह्यूमस नहीं होता, इसमें सबसे अधिक ह्यूमस होता है, इसमें ह्यूमस दोमट से कम होता है। ठीक है, चलिए, अगला पॉइंट था इसमें, इसमें क्या होता है देखिए, अंतःस्रावन की दर जो है सबसे अधिक होता है, इसमें बलुई से कम होता है, और ये दोमट से कम होता है। ठीक है, अगला पॉइंट है, जल धारण क्षमता से आपका क्या अभिप्राय है, अंतःस्रावन दर और जल धारण करने की क्षमता में क्या अंतर है। ठीक है, चलिए देखते हैं, क्या यहाँ पर देखिए, मिट्टी द्वारा जल का अवशोषण होता है, इसकी क्षमता मिट्टी के कणों पर निर्भर करता है। यदि मिट्टी के कण बड़े होते हैं तो वे जल को अवशोषण करते हैं, ये मिट्टी शुष्क होते हैं, नमी नहीं रहती है, अतः जल धारण क्षमता कम है। जिस मिट्टी में जल की मात्रा अधिक होती है उसमें ह्यूमस अधिक होता है, इसका मतलब है जल धारण क्षमता अधिक है। ठीक है, चलिए, मिट्टी में पानी कितनी तेजी से अंदर जाता है, अंतःस्रावन दर कहलाता है। ठीक, बलुई मिट्टी में अंतःस्रावन सबसे अधिक और चिकनी मिट्टी में जो है कम होती है। बलुई मिट्टी में ह्यूमस नहीं होता, ये शुष्क होते हैं, इसके कणों के बीच हवा होती है, इसके कण आपस में नहीं मिलते। ठीक है, एक और क्वेश्चन है, समझाइए कि मिट्टी का अपरदन तथा मिट्टी के प्रदूषण को किस प्रकार रोका जा सकता है। ठीक है, चलिए, इसको हम लोग देखेंगे, क्या है देखिए, अगर मिट्टी का अपरदन पवन पानी अथवा बर्फ वर्षा नदियों का तेज बहाव के कारण होता है। इसको अधिक संख्या में पेड़ पौधों को लगाना चाहिए, मतलब इसके लिए हमको क्या करना चाहिए, अधिक संख्या में पेड़ पौधों लगाना चाहिए मिट्टी का अपरदन को रोकने के लिए। क्या देखिए, पेड़ की जड़ मिट्टी को जकड़े रहती है, और मिट्टी का अपरदन जो होने से क्या करती है, बचाती है। ये मिट्टी अपरदन में प्रदूषण जो है एक बड़ी समस्या निभाती है। हम क्या है देखिए, खेत बंजर होने लगे हैं, इसका कारण है अधिक उर्वरक का उपयोग, कल कारखानों की गंदगी, मिट्टी में साबुन अपमार्जक पानी जो है मिट्टी में जाना, नहीं न्यूक्लियर कवरों को जमीन में छुपाना, मिट्टी के प्रदूषण होने का जो है ये क्या है, एक बहुत बड़ा कारक है। ठीक है, हम लोगों ने इस चैप्टर को काफी डिटेल्स के साथ अध्ययन किया। जय हिंद।